गुड मॉर्निंग, मोस्ट वेलकम अविनाश ट्यूटोरियल। और आज के जो क्लासेस है वो सेकंड क्लास है केमिकल बॉन्डिंग की। लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड टोटल 14 पॉइंट्स को डिस्कस किया था और इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा था। और आज हम लोग 15 पॉइंट्स से स्टार्ट करेंगे और टोटल 21 पॉइंट्स तक आज की क्लासेस में समझेंगे। तो इसमें जो फर्स्ट जो हमारा आज का जो कॉन्सेप्ट है पॉइंट्स नंबर 15 वो है द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक और इक्विवेलेंट कंपाउंड। लास्ट क्लासेस में हमने समझा था कि आयनिक कंपाउंड क्या होता है, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, दोनों एक ही है, लेकिन होता क्या है इस चीज़ को समझा था। तो इससे पॉइंट्स नंबर 1 आते हैं प्रॉपर्टीज। आयनिक कंपाउंड्स आर हार्ड सॉलिड as their constituent particles are ionic, which are held by strong electrostatic force of attractions and hence they cannot be separated easily। देखिए आयनिक कंपाउंड जो होता है जब वो मेटल नॉन मेटल आपस में रिएक्शन करते हैं तो आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। और मेटल नॉन मेटल रिएक्शन करके जो आयनिक कंपाउंड बनता है उनके बीच का जो फोर्स होता है उस फोर्स को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये फोर्स जो होता है ये फोर्स काफ़ी स्ट्रांग होता है। जैसे कि सोडियम क्लोरीन से रिएक्शन करता है, सोडियम क्लोराइड बनाता है, तो ये स्ट्रांग फोर्स होता है। और स्ट्रांग फोर्स होने के कारण ही जब वो आयनिक कंपाउंड बनता है तो वो हार्ड सॉलिड हो जाता है। और अब इस तरह के कंपाउंड जब बन जाते हैं तो अब इसको हम आराम से इजिली जो है सेपरेट नहीं कर सकते। सेकेंड, आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। अब उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट हाई बॉइलिंग पॉइंट क्यों हो गया? क्योंकि आयनिक कंपाउंड में उनके जो एलिमेंट्स के बीच का जो फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होने के कारण पावर ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। उस पावर ऑफ अट्रैक्शन को कम करने के लिए अगर मुझे मेल्ट करना है तो उसका टेम्परेचर मुझे बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा, तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाती है। जब हाई लेवल पर जा करके उसको बॉयल करना शुरू करते हैं तो उसके बॉन्ड जो है वो टूटना शुरू होते हैं, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट इसका हाई हो जाता है। दे आर नॉन वोलाटाइल सॉलिड। एज नॉन वोलाटाइल मतलब किसी में जल्दी ये घुल नहीं सकता है, सॉलिड फॉर्मेशन होता है। एज इन दीज कंपाउंड्स आयंस आर हेल्ड बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। और इसका कारण ये होता है क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉलिड है ये, कारण क्या होता है क्यों ये डिसॉल्व नहीं हो पाता किसी भी सॉल्यूशंस में जल्दी? क्योंकि इनके बीच का जो फोर्स है वो हाई स्ट्रॉन्ग होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दैम। इसलिए इनके फोर्स के बीच का जो फोर्स है उस फोर्स को कम करने के लिए हमको एक्सटर्नल वे में बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जिससे कि जाकर के हम इन आयन को सेपरेट कर सकें। तो हाई एनर्जी एक्सटर्नल लगने के कारण ही ये नॉन वोलेटाइल सॉलिड हो जाता है। आयनिक कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर सॉलिड स्टेट। जब तक वो सॉलिड कंडीशन में रहेगा उससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर सकती, क्योंकि सॉलिड कंडीशन में फ्री इलेक्ट्रॉन्स उसे नहीं मिल पाएंगे। दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर फ्यूज्ड मोल्टेन एंड इन देयर एक्वस सॉल्यूशंस। जब वो सॉलिड स्टेट को छोड़ करके लूज स्टेट में आ जाए, अदरवाइज वो थोड़ा सा जैसे हनी टाइप का सॉल्यूशन है मोल्टेन स्टेट में आ जाए, अदरवाइज एक्वस सॉल्यूशन मतलब और लिक्विड टाइप में आ जाए, तो उसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो फ्री हो जाते हैं, बॉन्ड से फ्री हो जाते हैं। और इलेक्ट्रॉन का एक जगह से दूसरी जगह जाना ही हम ये कहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन अगर फ्री है तो उससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकता है। तो जैसे वो फ्यूज्ड मतलब होता है टूटना, जैसे वो टूटना शुरू हो जाए या गलना शुरू हो जाए या लिक्विड फॉर्मेशन में आ जाए तो उसके इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह आराम से जा सकते हैं, जो इस कंपाउंड के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रिसिटी इसे फ्लो कर सकती है। इन सॉलिड स्टेट दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एज द आयंस आर नॉट फ्री, दे आर हेल्ड बाय अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन जब तक वो सॉलिड होते हैं
तब तक उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते कि वो एक जगह से दूसरी जगह जा पाए, जिससे इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो पाए। इन देयर molten स्टेट द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गेट्स weakened and thus the ion becomes free to conduct electricity। जैसे ही वो लोग थोड़ा सा गलने वाले पोजीशन पे आ जाते हैं, जहाँ पर वो लिक्विड बनना शुरू हो जाते हैं, तो वहाँ पर जो उनके बीच का जो फोर्स है वो बहुत ही वीक हो जाता है। स्ट्रॉन्ग फोर्स था वो वीक हो जाता है, और वीक होने के कारण इलेक्ट्रॉन्स अब एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, और इस कंडीशन में इलेक्ट्रिसिटी वो कंडक्ट करते हैं। इन एक्वस सॉल्यूशंस द हाई dielectric constant overcome strong electrostatic force of attraction, thus ions becomes free to carry the electric current। एक्वस सॉल्यूशन में, एक्वस सॉल्यूशंस होता है जो कि लिक्विड से थोड़ा सा गाढ़ा होता है, तो एक्वस सॉल्यूशन में जहाँ पर हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है, डाइलेक्ट्रिक, जब हम लोग एक्वस सॉल्यूशन वो होता है जिसमें कि डाइलेक्ट्रिक की जो मात्रा होती है वो ज़्यादा होती है, और डाइलेक्ट्रिक जब हम लोग ज़्यादा लेते हैं उस तरह के आयनिक कंपाउंड में, तो उनके जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, और ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण आते हैं, तो ये कमज़ोर होने लगते हैं, और जैसे ही ये कमज़ोर हो जाते हैं तो इनके जो आयंस है, जो चार्ज है, वो फ्री हो जाता है, और फ्री होने के कारण इससे करंट फ्लो करने लगता है। Next point, ionic compounds on dissolving in water allow the passage of electricity current through them as the ions become free, thus they act as strong electrolytes। देखिए, जब भी आयनिक कंपाउंड को हम लोग किसी वाटर एलॉय में, इन वाटर एलॉय, एलॉय मतलब होता है जो वाटर में मिक्सअप कुछ और भी चीज़ हो, जब उसमें इस कंपाउंड को हम लोग ऐड करते हैं तो उससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करना स्टार्ट कर लेता है, क्योंकि उस केस में उसके बीच का जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक फोर्स है वो वीक हो जाता है, जिससे कि आयंस फ्री हो जाते हैं और वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने लगते हैं, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगती है। नेक्स्ट पॉइंट, आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। जितने भी आयनिक कंपाउंड है वो वाटर में सॉल्युबल होता है। जैसे ही वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं, उनके आयन जो है वो सेपरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेपरेट होने लगते हैं। बट दे आर इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। जितने तरह के ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मैं आपको बताऊं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट वो सॉल्वेंट है जो कार्बन से बने हुए हैं, जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, लाइक दिस, एल्केन, एल्किन, एल्काइन, ये सब सारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो आयनिक कंपाउंड जो है वो इजीली वाटर में सॉल्युबल हो जाता है, लेकिन आपका ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में वो इजीली डिसॉल्व नहीं होता है। एज वाटर हैज मैक्सिमम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज़्यादा होता है, इसके कारण ही इट्स डिक्रीजेज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस बिटवीन द आयंस एंड दस इट फॉर्म्स फ्री आयंस एंड हैंस दे डिसॉल्व। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होने के कारण ही उनके बीच का जो आपका अट्रैक्शन फोर्स होता है, जिसको कि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, वो वीक हो जाता है, और वीक होने के कारण ही उसके जो पॉजिटिव और निगेटिव आयन है वो फ्री हो जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। 6. ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करेंट थ्रू मोल्टेन फ्यूज्ड एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ आयनिक कंपाउंड, द आयंस डिसोसिएट एंड माइग्रेट टुवर्ड्स इलेक्ट्रोड्स। जैसे ही हम आयनिक कंपाउंड को मोल्टेन फ्यूज और एक्वस सॉल्यूशंस में डिसॉल्व करते हैं, तो इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो वीक हो जाता है, जिससे कि आयंस जो होते हैं वो डिसोसिएट हो जाते हैं, माइग्रेटेड टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोड्स, और डिसोसिएट होने के बाद, फ्री होने के बाद, वो पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं, जो एनोड और कैथोड कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रोड्स को, क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड है तो ये आयन से बने, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। लेकिन जैसे ही हम लोग इसको मोल्टेन फ्यूज और एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं तो वो आयन सेपरेट हो जाते हैं, पॉजिटिव अलग हो जाता है, नेगेटिव अलग हो जाता है,
अब पॉजिटिव आयन जो है वो निगेटिव इलेक्ट्रोड्स पे चला जाता है, नेगेटिव आयन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स पे चले जाते हैं। नेक्स्ट, आयनिक कंपाउंड अंडरगोज फास्ट रिएक्शंस इन देयर एक्वस सॉल्यूशंस। जैसे ही हम एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं तो उसमें आयनिक कंपाउंड का जो रिएक्शन होता है वो सबसे तेज होता है। नेक्स्ट आते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। द बॉन्ड फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। देखिए कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, आयनिक बॉन्ड में क्या डिफरेंस है। आयनिक बॉन्ड में एक ने अपना जो आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होता है वो टोटल डोनेट कर देता है या पार्शियली डोनेट करता है, और दूसरा जो आपका एटम होता है वो किसी और से कोई भी इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ले लेता है, लेकिन जब वो लेता है तो उसके रिस्पेक्ट में कुछ देता नहीं है। तो इस तरह के बॉन्ड फॉर्मेशन में आयनिक बॉन्ड हम लोग कहते हैं। लेकिन कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब होता है कि जितना किसी को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं उतना ही इलेक्ट्रॉन हम किसी से ले लेते हैं। तो इस तरह का जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है इसी को हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। द कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशंस टेक प्लेस बिटवीन टू नॉन मेटालिक एलिमेंट। आयनिक कंपाउंड जो आपका बनता है वो मेटल नॉन मेटल के बीच में बनता है, और कोवैलेंट बॉन्ड जो है वो नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है। जैसे हम मीथेन ले लेते हैं तो मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। उसमें एक कार्बन होता है और 4 हाइड्रोजन होते हैं। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब 4 हाइड्रोजन है, चारों हाइड्रोजन को 1-1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जिससे कि सभी वो 2-2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, जिससे कि न्यूट्रल इनर्ट गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में भी 4 इलेक्ट्रॉन है, इसको भी 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो कार्बन क्या करता है, अपना 1-1 इलेक्ट्रॉन जो है इंडिविजुअल 1-1 हाइड्रोजन को दे देता है, जिससे सारे हाइड्रोजन आपके न्यूट्रल हो जाते हैं। लेकिन वो हाइड्रोजन भी अपना जो 1 इलेक्ट्रॉन रखा हुआ था वो भी कार्बन को दे देता है, जिससे कार्बन को भी सभी से 1-1 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाते हैं, जिससे इसके आउटर मोस्ट शेल में भी 4 इलेक्ट्रॉन हो जाता है। तो इस तरह का जो बॉन्ड है इसी बॉन्ड को हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। इसको बॉन्ड फॉर्मेशन हम लोग आगे भी देखेंगे, ग्राफ में देखेंगे। When the same or different metallic atoms present in groups, that means कि 14, 15, 16 और 17 of a periodic table combined together covalent bond are formed. When same or different metallic atoms, अलग अलग atoms otherwise same atom जो periodic table में ग्रुप नंबर 14, 15, 16 और 17 में है वो सभी कोवैलेंट कंपाउंड बनाते हैं। 14 का मतलब हो गया कि वो एटम जिनके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। 15 का मतलब हो गया ग्रुप नंबर 15 कि वो एटम जिनके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। 16 का मतलब हो गया कि वो एटम जिनके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। और 17 ग्रुप नंबर 17 का मतलब हो गया कि वो एटम जिनके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये जब ये इलेक्ट्रॉन आपके 4, 5, 6, 7 रहते हैं जिस एटम के आउटर मोस्ट शेल में, तो ज़्यादातर हम इसको कहते हैं कि ये नॉन मेटल है। और नॉन मेटल अपने नॉन मेटल के साथ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करते हैं, और उस तरह के बीच का जो फॉर्म होता है वो बॉन्ड होता है, वो कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं। बोथ ऑफ एटम पार्टिसिपेट इन कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन शुड हैव हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी एंड हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। दोनों एटम जो एक दूसरे के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, जो एटम आपस में रिएक्शन करके कोवैलेंट बॉन्ड बना रहे हैं अलग अलग एटम, तो उस केस में जो उनके बीच में जो फॉर्मेशन होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उनके बीच में जो होती है वो हाई होती है। आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है जिसके कारण कि वो आपस में जुड़ते हैं वो एनर्जी भी हाई होती है, और इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी दोनों के बीच की हाई होती है। ये जो टर्म्स है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो ये पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड ये टर्म्स हैं जिसको कि हमने पीरियोडिक टेबल्स वाले क्लासेस में कवर्ड किया हुआ है, तो आप वहाँ से देख करके इसको समझ सकते हैं। यहाँ पर हम लोग केवल बॉन्ड और केमिकल फॉर्मेशन से रिलेटेड टॉपिक को समझेंगे।
ड्यूरिंग कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन ions are not forms, only molecules are formed. देखिए जब भी कोवैलेंट बॉन्ड होता है तो उस कोवैलेंट बॉन्ड बनने में आयन जो है वो नहीं बनते हैं, इनमें केवल मॉलिक्यूल्स बनता है। जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन रिएक्शन करता है तो H2 बनाता है, तो H2 को हम लोग मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ऑक्सीजन ऑक्सीजन रिएक्शन करके O2 बनाता है तो O2 को हम लोग मॉलिक्यूल्स कहते हैं, क्योंकि इनके बीच का जो बॉन्ड है वो आपका कोवैलेंट बॉन्ड है, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। अब हम लोग समझते हैं पोलर नॉन पोलर में क्या डिफरेंस है। कोवैलेंट बॉन्ड कंपाउंड इन विच द कंबाइनिंग एलिमेंट्स हैव नो और एवरी स्लाइटली डिफरेंस इन देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आर कॉल्ड नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड। देखिए जब यहाँ पर थोड़ा सा मीथेन का ग्राफ समझ लेते हैं कि इसमें कैसे कोवैलेंट कंपाउंड बनता है। जैसे हमने आपको बताया था कि CH4 का एग्जांपल दिया था, ये CH4 का ग्राफ है। कार्बन है जिसके आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 4 है। हाइड्रोजन के भी आउटर मोस्ट शेल में 1 है, इनके भी 1 है, इनके भी 1 है, इनके भी 1 है। होता क्या है कि ये हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए न्यूट्रल होने के लिए, तो कार्बन के इस इलेक्ट्रॉन को वो ले लेगा तो हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, वो न्यूट्रल हो जाएगा। वैसे ही सारे हाइड्रोजन ने एक एक इलेक्ट्रॉन को ले लिया, जिससे सारे हाइड्रोजन आपके न्यूट्रल हो गए, इनर्ट में कन्वर्ट हो गए। अब कार्बन ने क्या किया कि इनके भी एक एक इलेक्ट्रॉन को ले लिया, जिससे कार्बन के अब आउटर मोस्ट शेल में 2 + 2 + 2 + 2 टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, कार्बन भी आपका न्यूट्रल हो गया। तो इस तरह का जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है इसी को हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब इसमें आते हैं पोलर और नॉन पोलर। सपोज कीजिए कि इनके बीच का जो ये जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होता है, अगर इनका ये जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग किया हुआ है थोड़ा सा पार्शियली अगर कार्बन के साइड में चला जाएगा तो कार्बन पे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जैसे ही थोड़ा सा कार्बन के साइड में जाएगा तो हाइड्रोजन पे पॉजिटिवली चार्ज आ जाएगा। तो इस तरह का जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है इसी को हम लोग कहते हैं पोलर बॉन्ड। तो अभी इस केस में आपका जो है, क्योंकि इनके बीच में बिल्कुल ये शेयरिंग इलेक्ट्रॉन का हो रहा है, इनके बिल्कुल बीच में रहता है, इसलिए ये सब सारे जो कंपाउंड है वो नॉन पोलर कंपाउंड कहलाते हैं। और नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड का एग्जांपल हो जाता है हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस, नाइट्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। ऑल हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है, जिसको कार्बन एंड कंपाउंड में भी कवर करेंगे। वो कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से बना होता है उसको हम लोग हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। ऑल हाइड्रोकार्बन्स आर नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड। जितने भी हाइड्रोजन और कार्बन से कोई कंपाउंड बना है, कोवैलेंट कंपाउंड बना है, उनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन का जो शेयरिंग हो रहा है वो बिल्कुल एग्जैक्ट बीच में होता है, जिससे दोनों पे कोई चार्ज फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। जैसे आपका यहाँ पे एग्जांपल हमने मीथेन का दिया था, मीथेन भी CH4 कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ये कंपाउंड बन रहा है, तो ये भी आपका एक हाइड्रोकार्बन है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है वो कार्बन हाइड्रोजन के बिल्कुल बीच में हो रहा है, जिससे कारण कि इन दोनों पे कोई एक्स्ट्रा निगेटिव या पॉजिटिव चार्ज फॉर्म नहीं हो रहा है। मैंने बताया था कि चार्ज निगेटिव पॉजिटिव का फॉर्म होता है जब ये बीच में इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो रहा है, थोड़ा सा कार्बन के साइड में चला जाए या थोड़ा सा हाइड्रोजन के साइड में चला जाए, तो जिसके नियर अबाउट नज़दीक ये बॉन्ड आ जाएगा उस पर थोड़ा सा पार्शियली निगेटिवली चार्ज आ जाएगा और दूसरे वाले पे पार्शियली पॉजिटिव आ जाएगा। तो हम लोग इस तरह की जो बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं उसको हम लोग कहते हैं पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। और जब वो चार्ज फॉर्मेशन नहीं होता तो इसको हम लोग कहते हैं नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। अब हम लोग आते हैं ये चीज़ समझ लिया कि ऑल हाइड्रोकार्बन्स आर नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स। एग्जांपल है मीथेन जो अभी हम यहाँ पर समझा रहे थे, फिर इथेन आता है, इथीन आता है, इथाइन आता है और कार्बन टेट्रा क्लोराइड आता है। ये सब सारे जो है नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड है। अ सिंगल कोवैलेंट कंपाउंड, देखिए सिंगल कोवैलेंट कंपाउंड को पहले हम लोग इसी ग्राफ में पहले समझ लें, फिर डिफिनीशन भी देखेंगे कि जब दो एटम के बीच में
एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा होगा तो आप इसको कहेंगे कि सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। अ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड by the sharing of one pair of electron between the same atom. Each atom is contribute only one electron. एक ने एक इलेक्ट्रॉन दिया और दूसरे ने भी एक इलेक्ट्रॉन दिया तो इनके बीच का जो बॉन्ड है वो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड हो जाता है। अ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड इज डिनोटेड बाय पुटिंग अ स्ट्रेट शॉर्ट लाइन, इस तरह का डॉट लाइन शॉर्ट लाइन लिखते हैं सिंगल कोवैलेंट के लिए, उन दोनों के बीच में बिटवीन टू एटम्स। और इसका एग्जाम्पल देखते हैं। पहला है हमारा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जब हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ रिएक्शन करता है तो ये दोनों एक दूसरे के साथ एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है। इसी चीज़ को हम लोग H लिखते हैं। तो ये जो डैश है वो सिंगल बॉन्ड को शो कर रहा है, ये कोवैलेंट का सिंगल बॉन्ड है और इसको मॉलिक्यूल फॉर्मेशन में H2 लिखते हैं। वैसे ही क्लोरीन मॉलिक्यूल्स है जिसका कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए जब दोनों क्लोरीन आपस में रिएक्शन करता है तो ये क्लोरीन इसके एक इलेक्ट्रॉन को ले करके अपने आउटर मोस्ट सेल को 8 में कन्वर्ट कर लेता है और ये क्लोरीन इसके एक इलेक्ट्रॉन को ले करके अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन को कन्वर्ट कर लेता है, जिससे इनके बीच में एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है। तो ये सिंगल बॉन्ड हो गया और ये मॉलिक्यूल फॉर्मेशन C2 हो गया। अब यहाँ जो डबल दिया हुआ है डबल बॉन्ड, इस टॉपिक को हम लोग अगली क्लासेस में डबल और ट्रिपल बॉन्ड है और रिमेनिंग और भी मॉलिक्यूलर केमिकल कंपाउंड से रिमेनिंग और भी टॉपिक्स है, इस चीज़ को हम लोग अगली क्लासेस में कवर करेंगे। थैंक यू।